हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कल भी कहानी जंक्शन। दोस्तों, इस सीक्रेट फॉर्चून के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार एपिसोड। ट्रिंग 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 ट्रिंग। दुकान के शांत माहौल में जस्मीन के फोन की घंटी बजी। जस्मीन को लगा कि शायद जगन बख्शी का फोन होगा। उसने अपनी सहेली की ओर देखते हुए थोड़ा चिढ़कर कहा, पूरा दिन बीत गया, उसने एक बार भी फोन नहीं किया। मुझे तो लगता है अब उसकी दिलचस्पी मुझ में कम होने लगी है। शनाया ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, जगन जी तुम्हें बेइंतहा प्यार करते हैं जस्मीन, वह तुमसे कभी बोर नहीं हो सकते। उसने अपनी बात को पुख्ता करते हुए आगे कहा, कहते हैं ना जैसे को तैसा मिलता है। मेरा वैभव अपने प्यार के लिए पूरी तरह समर्पित है, तो मुझे यकीन है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त भी प्यार के मामले में वैसे ही होंगे। तुम फिक्र मत करो, मिस्टर बख्शी इतने सालों से अकेले सिर्फ इसलिए थे क्योंकि उन्हें सही जीवन संगिनी का इंतजार था, और वह तुम हो। जैस्मीन ने स्क्रीन देखी और फुसफुसाते हुए कहा, नहीं यह जगन नहीं है, मेरे भाई का फोन है। शनाया के चेहरे पर हल्की निराशा आई। ओह, तो मिस्टर बख्शी नहीं है। उसे लगा था कि शायद जगन जैस्मीन को डिनर पर ले जाने के लिए फोन कर रहा होगा। इधर शनाया ने सनी से अपनी मुलाकात की खबर वैभव को दे दी थी, लेकिन अभी तक वहां से कोई जवाब नहीं आया था। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या वैभव को जलन हो रही होगी? देखा जाए तो सनी से उसकी मुलाकात महज इत्तेफाक थी, और वह भी मुश्किल से 5 मिनट की। क्या इतने पर भी वह आदमी ईर्ष्या करेगा? फिर उसने खुद को समझाया कि वैभव राणा कॉर्पोरेशन का मालिक है, उसके लिए समय ही पैसा है। शायद वह काम में बहुत व्यस्त होगा, इसलिए जवाब नहीं दे पाया। हाँ, दिवांश। जैस्मीन ने फोन उठाया। क्या हुआ, घर पर सब ठीक तो है? दीदी जल्दी घर आओ, तुम्हें कुछ देखना है। दिवांश की आवाज में गजब का उत्साह और घबराहट था। पर है क्या? जैस्मीन की उत्सुकता 7वें आसमान पर पहुंच गई। ऐसी क्या चीज है जो मुझे देखनी चाहिए? दिवांश ने रहस्यमयी ढंग से हंसते हुए कहा, मैं अभी नहीं बता सकता, बस जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। बहुत अच्छी खबर है, वादा करता हूँ, जल्दी करो। बदमाश, साफ साफ बता क्यों नहीं देता? क्या हुआ है? क्या पापा की लॉटरी निकल आई, या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को घर ला रहे हो? जैस्मीन के पिता को लॉटरी का टिकट खरीदने का चस्का था। हालांकि उन्होंने आज तक एक ढेला नहीं जीता था, लेकिन यह उनका एक छोटा सा शौक था। वह हमेशा एक ही नंबर चुनते थे, इस उम्मीद में कि एक दिन किस्मत जरूर चमकेगी। अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ला रहा होता तो मैं तुम्हें इतनी जल्दी घर आने को नहीं कहता, दिवांश ने चिढ़ाते हुए कहा। पूछना बंद करो और बस आ जाओ। शनाया से कहो कि आज दुकान वह संभाले या जल्दी बंद कर दे। जैस्मीन ने दीवार घड़ी की ओर देखा। स्कूल की छुट्टी होने ही वाली थी। दिवांश, पहेलियां मत बुझाओ, अभी बच्चों की छुट्टी होगी और दुकान पर भीड़ लग जाएगी। अगर यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई तो याद रखना, मैं शाम 6 बजे से पहले नहीं आने वाली। दिवांश ने फोन पर आगे कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। उसकी आवाज में एक शरारत भरी जिद थी। दीदी अब आप शनाया को फोन दो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। जैस्मीन का मुंह बन गया। वह झुंझलाकर बोली, वाह, मैं तुम्हारी सहेली हूँ, सगी बहन हूँ, और तुम कह रहे हो कि घर में कुछ हुआ है, पर मुझे बताने के बजाय तुम शनाया को बताना चाहते हो। ओए बदमाश, तुझे क्या लगता है तू मुझसे कुछ छिपा पाएगा? मुंह फुलाते हुए जैस्मीन ने फोन शनाया की तरफ बढ़ा दिया और फुसफुसाते हुए अपनी सहेली को आगाह किया, देखो शनाया, ये दिवांश मुझे बिल्कुल अंधेरे में रख रहा है। पता नहीं घर पर क्या खिचड़ी पक रही है, पर वह तुमसे ही बात करना चाहता है। शनाया ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ फोन थाम लिया। हाँ दिवांश, बोलो क्या बात है? तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो। मैं वादा करती हूँ कि यह राज हम दोनों के बीच ही रहेगा। तुम्हारी दीदी को कानों कान खबर नहीं होगी। हकीकत तो यह थी कि जैस्मीन ने अपना कान फोन के बिल्कुल करीब सटा लिया था ताकि वह दिवांश की एक एक बात सुन सके। आखिर उसके सगे भाई की यह रहस्यमयी चुप्पी उसकी उत्सुकता को आग दे रही थी। उसे बस इतना पता था कि खबर अच्छी है, पर इतना उसके लिए काफी नहीं था। शनाया, क्या मेरी जासूस बहन आपके बगल में कान लगाए खड़ी है? आप जरा दुकान के बाहर जाओ और ये पक्का करो कि वह आपके पीछे ना आए, तभी मैं आपको सच बताऊंगा। दिवांश ने अपनी बहन की आदतों से वाकिफ होते हुए कहा। शनाया ने अपनी सहेली की तरफ एक शरारती नजर डाली। अरे वाह, क्या वह हम पर कहीं से जासूसी कर रहा है क्या? जैस्मीन ने अपने भाई को दूर से ही डांटा। शनाया मुस्कुराती हुई दुकान से बाहर निकल गई और उसने पूरा ध्यान रखा कि जैस्मीन उसके पीछे ना आने पाए। जैस्मीन ने भी इस उम्मीद में उसे जाने दिया कि शनाया लौटकर उसे सब सच बता ही देगी। अगले कुछ मिनटों तक दिवांश और शनाया के बीच क्या बात हुई, यह एक अनसुलझा रहस्य ही बना रहा। जब शनाया वापस दुकान में आई तो उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने फोन वापस जैस्मीन को थमाया और बड़े उत्साह से कहा, जैस्मीन तुम दुकान की फिक्र छोड़ो और अभी के अभी घर जाओ, पर यहाँ अभी भीड़ होने वाली है। जैस्मीन ने विरोध करना चाहा। यहाँ मोहन और हर्षित हैं, वे सब संभाल लेंगे, तुम बस घर निकलो, शनाया ने जोर देते हुए कहा। आखिर चल क्या रहा है, सब इतने रहस्यमय क्यों हो रहे हैं? उसने तुम्हें क्या बताया शनाया? बस एक बार बोल दो। जैस्मीन के लिए यह सस्पेंस अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। जब तुम घर पहुंचोगी तभी तुम्हें पता चलेगा। अगर मैंने अभी बता दिया तो उस सरप्राइज का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। बस इतना समझ लो कि यह बहुत ही शानदार खबर है। अब जाओ। शनाया ने उसे प्रोत्साहित करते हुए उसकी कार की चाबियां थमा दी। जैस्मीन ने एक पल शनाया को देखा और फिर चाबियों को। उसने प्यार से शनाया के कंधे पर हाथ मारा और बोली, वाह
10 साल से ज्यादा की दोस्ती, और तुम मुझे एक छोटा सा हिंट तक नहीं दोगी? ठीक है बाबा, मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ कि आखिर यह पहाड़ जैसा सरप्राइज है क्या। जैसे ही जैस्मीन निकलने लगी, शनाया ने पीछे से आवाज लगाई, गाड़ी तेज मत चलाना। सब ठीक है, बस एक अच्छी खबर तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैस्मीन अपनी बाइक पर सवार हुई, इंजन शुरू किया और हाथ हिलाते हुए कहा, समझ गई। दुकान की चौखट पर खड़ी शनाया अपनी सहेली को दूर जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि भरी मुस्कान थी। रास्ते भर जैस्मीन का दिमाग घोड़े की तरह दौड़ रहा था। वह हजारों अंदाजे लगा रही थी, पर कुछ भी साफ नहीं हो रहा था। दिवांश की आवाज और शनाया की वह चमकती आंखें, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला था। उसका घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, और जल्द ही वह अपने मोहल्ले में पहुंच गई, जो किसी व्यस्त शहर की तरह ही चहल पहल से भरा रहता था। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंची, उसके कदम ठिठक गए। उसके घर के मुख्य द्वार के बाहर लोगों का एक हुजूम इकट्ठा था। बाहर कई गाड़ियां कतार में खड़ी थीं और लोग अपने फोन ऊंचे करके तस्वीरें खींच रहे थे। ये सब क्या था? उसके घर के सामने इतनी भीड़ क्यों थी? और वे लोग आखिर किस चीज की तस्वीरें उतार रहे थे? जैस्मीन आ गई। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर ऐलान किया, और सक्सेना निवास के बाहर जमा हुजूम में एक नई हलचल मच गई। लोग मुस्कुराते हुए पीछे हटने लगे और जैस्मीन के लिए रास्ता बनाने के लिए 2 कतारों में खड़े हो गए। जैस्मीन ने हैरान होकर गेट पर मौजूद चेहरों को देखा। उनमें से ज्यादातर उसके मोहल्ले के लोग और पास रहने वाले किराएदार थे। जैसे ही लोग किनारे हुए, जैस्मीन की नजर उस नजारे पर पड़ी जिसने सबका दिल जीत लिया था। फूलों का एक विशाल और जादुई समंदर। उस फूलों की सजावट के ठीक बगल में जगन बख्शी खड़ा था। उसके हाथों में लाल गुलाबों का एक खूबसूरत गुलदस्ता था और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो जैस्मीन को देखते ही और गहरी हो गई। जैस्मीन ने अपनी बाइक रोक दी। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। जाओ दीदी, आगे बढ़ो। देवांश ने उत्साह में अपनी बहन को धक्का देते हुए आगे बढ़ाया। जैस्मीन मंत्रमुग्ध होकर उस फूलों की एग्जीबिशन की ओर बढ़ी, जो पूरी तरह से लाल गुलाबों से बनी थी। जगन ने हजारों गुलाबों का इस्तेमाल करके एक संदेश लिखा था जो दूर से ही चमक रहा था। जैस्मीन, विल यू मैरी मी? जगन बख्शी उसे प्रपोज कर रहा था। काफी सोच विचार के बाद जगन ने यह थोड़ा फिल्मी रास्ता चुना था। उसे लगा था कि फूलों से अपनी बात कहना सबसे सुंदर और रूमानी तरीका होगा। वह पूरी दुनिया के सामने जैस्मीन को अपना बनाना चाहता था। उसे पता था कि जैस्मीन या तो दुकान पर होगी या घर पर। स्कूल के सामने दुकान होने की वजह से वह बच्चों की पढ़ाई में खलल नहीं डालना चाहता था। इसलिए उसने सक्सेना परिवार के घर को ही इस खास पल के लिए चुना। बख्शी और सक्सेना परिवार लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। जगन की माँ अक्सर सक्सेना परिवार से मिलने आती थी और दोनों परिवारों के बुजुर्गों के पास ढेरों बातें होती थीं। वे बस जगन के इस कदम का इंतजार कर रहे थे ताकि शादी की शहनाइयां बजनी शुरू हो सकें। क्या ये खूबसूरत नहीं है? जगन ने खुद घंटों लगाकर इन फूलों को सजाया है। उसने दिल्ली के हर फूल वाले से गुलाब खरीद लिए। कई दुकानों में तो स्टॉक ही खत्म हो गया था। मोहल्ले की एक चाची ने चहकते हुए कहा। लाल गुलाबों के उस समंदर की रंगत जैस्मीन के चेहरे पर एक गुलाबी निखार ला रही थी और उसका दिल भावनाओं की गर्मी से भर उठा था। जगन हमेशा से दिल का साफ और रुमानी इंसान रहा था। भले ही उसका यह अंदाज थोड़ा पुराना था, लेकिन उसकी सादगी ने जैस्मीन का दिल जीत लिया। हाथों में गुलदस्ता लिए जगन उसके करीब आया। देवांश सम्मान से पीछे हट गया ताकि सारी रोशनी और ध्यान जगन पर रहे। हर कोई अपनी सांसें थामे देख रहा था। कुछ लोग तो इस यादगार पल को अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। जगन धीरे से अपने घुटनों पर बैठा और जैस्मीन की ओर गुलदस्ता बढ़ा दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता और गहराई थी। जैस्मीन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं ताउम्र तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारा सम्मान करूंगा और तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखूंगा। जैस्मीन ने उसकी आंखों में झांका, जहां उसे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बेपनाह मोहब्बत नजर आई। जगन के चेहरे पर जहां उम्मीद थी, वहीं एक छोटी सी घबराहट भी छिपी थी। शायद उसे डर था कि जैस्मीन मना न कर दे। हाँ कह दो जैस्मीन, मिस्टर बख्शी तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। मुझ जैसी बुजुर्ग का दिल भी इनके इस अंदाज ने जीत लिया है। जैस्मीन की एक बुआ ने मुस्कुराते हुए शोर मचाया। हाँ जैस्मीन, तुम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। भीड़ से आवाजें आने लगी। जैस्मीन, जैस्मीन, मान जाओ। जैस्मीन ने नजर घुमाकर देखा तो उसके माता पिता दरवाजे पर खड़े गर्व से मुस्कुरा रहे थे। वहीं पास में सनी और रागिनी आंटी भी खड़े थे, जो शायद सक्सेना परिवार से मिलने आए थे और इत्तेफाक से इस जादुई पल के गवाह बन गए। जैस्मीन को खामोश देख वहां खड़ी रागिनी लखानी ने मिस सक्सेना की ओर झुककर फुसफुसाते हुए कहा, जैस्मीन कुछ बोल क्यों नहीं रही? जगन जैसा हीरा लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। मेरा बस चले तो मैं उसकी तरफ से अभी हाँ कर दूं। पास खड़े सनी ने बीच में टोकते हुए कहा, माँ उसे सोचने का वक्त मिलना चाहिए। जवाब देने में जल्दबाजी ठीक नहीं, वरना ऐसा लगेगा जैसे वह इस प्रपोजल के लिए पहले से ही उतावली बैठी थी। इधर जैस्मीन का दिल खुशी से बल्लियां उछल रहा था। उसने और ज्यादा नखरे न दिखाने का फैसला किया और जगन के हाथों से गुलाबों का गुलदस्ता थामते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ जगन, मैं तुमसे शादी करूंगी। यह सुनते ही जगन की खुशी का ठिकाना न रहा। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। उसने तुरंत अंगूठी निकाली और बड़ी नजाकत से जैस्मीन का हाथ थामकर उसकी उंगली में सगाई की अंगूठी पहना दी। जैस्मीन ने उसे अपनी ओर खींच लिया। जगन ने अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द लपेटी और अपनी नजरें उसकी नजरों से मिलाते हुए बड़ी कोमलता से उसे चूम लिया और इसी के साथ
चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जैस्मीन ने अपनी आंखें मूंद लीं और उस जादुई पल को महसूस किया। जब उसने आंखें खोलीं तो जगन की बाहों में खुद को महफूज पाकर वह चहक उठी। यह सब कब से चल रहा था? उसने जगन के सीने से लगकर धीरे से पूछा। काफी समय से इसकी तैयारी कर रहा था। मुझे लगा यह तरीका तुम्हें पसंद आएगा। कैसा लगा मेरी जान? जैस्मीन ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर पसंद नहीं आता तो मैं हाँ नहीं कहती। तरीका चाहे जो भी हो, अगर तुम्हारी भावनाएं सच्ची हैं तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं कर सकती। जगन ने उसकी पेशानी को छुआ और बड़े लाड से कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने दिवांश को भी फोन पर कुछ भी बताने से मना कर दिया था। वो बदमाश बस इतना ही कह रहा था कि कुछ बहुत अच्छा हुआ है। मैं अंदाजे लगाती रही, पर यह कभी नहीं सोचा था कि तुम प्रपोज करने वाले हो। प्यार और उमंग के उस सैलाब में जैस्मीन कुछ पल के लिए भूल गई थी कि पूरा मोहल्ला और उसके घर वाले उन्हें देख रहे हैं। जैसे ही उसे होश आया, वह शर्मा कर जगन से थोड़ा दूर हुई। उसके चेहरे पर लाली छा गई थी। मुझे कुछ तस्वीरें लेनी है, उसने चहकते हुए कहा। उसने फूलों की उस सजावट, अपनी उंगली में चमकती अंगूठी और जगन के साथ अपनी कई तस्वीरें खींची। तस्वीरों के बाद उसने जगन का हाथ अपने हाथ में लिया और अपने माता पिता के पास पहुंची। मम्मी, पापा, मेरी सगाई हो गई है। अब आप आखिरकार मेरी विदाई की तैयारी कर सकते हैं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। मिस सक्सेना ने जगन की ओर कृतज्ञता से देखते हुए कहा, शुक्रिया जगन बेटा, थैंक यू वेरी मच। जैस्मीन ने बनावटी गुस्से में कहा, मम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं था। जगन कोई मुझ पर एहसान नहीं कर रहे। तुम्हारे जितने भी ब्लाइंड डेट्स हुए सब फ्लॉप रहे। तुम्हारी मासी और मैं तो तुम्हारी शादी को लेकर इतने चिंतित थे कि हमें लगता था कि किसी को तुम में दिलचस्पी ही नहीं है। शुक्र है जगन को तुम पसंद आ गई। अब इससे तमीज से पेश आना। मिस सक्सेना ने अपनी बेटी की खिंचाई करते हुए कहा। जगन ने मुस्कुराते हुए बात संभाली। माँ जी, मुझे तो जैस्मीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हाँ कह दी, वरना मैं तो ताउम्र कुंवारा ही रह जाता। प्रपोजल के सफल होते ही जगन ने श्रीमती सक्सेना को मम्मी कहना शुरू कर दिया, जिससे वह खुशी के मारे पागल हो गईं। सक्सेना परिवार जानता था कि जगन एक नेक इंसान है और वह जैस्मीन का पूरा ख्याल रखेगा। अपनी बेटी को उसका सपनों का राजकुमार मिल चुका था। पर कहते हैं ना, जहां पर खुशी हो वहां पर ईर्ष्या भी होती है, क्योंकि वही कोई था वो इस पूरे नजारे को देख पूरी तरह जल भून रहा था। आखिर कौन है वो शख्स? जानने के बने रहिए हमारे साथ। इंस्टाग्राम पर जैस्मीन की सगाई की तस्वीरें और वीडियो जंगल की आग की तरह फैल गए थे। उसकी सबसे अच्छी सहेलियों शनाया और अनिका की नजर जैसे ही इन पोस्ट्स पर पड़ी तो वे खुशी से झूम उठी। शनाया ने सबसे पहले कमेंट्स में अपनी सहेली को बधाई दी। अभी आज सुबह ही तो उसने जैस्मीन से मजाक में पूछा था कि शहनाइयां कब बजेंगी, और उसे अंदाजा भी नहीं था कि शाम होते होते जगन बख्शी घुटनों पर बैठकर अपने दिल का हाल बयां कर देगा। दुकान में अकेली बैठी शनाया बार बार उन तस्वीरों को देख रही थी। वह अपनी सहेली के लिए वाकई बहुत खुश थी, पर इस खुशी के बीच कहीं ना कहीं उसे अपने और वैभव के रिश्ते का ख्याल आ गया। उनकी शादी की कानूनी कागजी कार्रवाई तो शुरू में ही हो गई थी, पर वैभव ने कभी उसे फॉर्मली प्रपोज नहीं किया था। इसी कारण एक हल्की सी टीस, एक प्यारी सी जलन उसके दिल में जागी। वैभव ने अब तक उसके मैसेज का जवाब भी नहीं दिया था। भगवान ही जाने कि वह काम के बोझ तले दबा है या सनी लखानी के आने की खबर सुनकर अंदर ही अंदर सुलग रहा है। जब इंतजार बर्दाश्त से बाहर हो गया तो शनाया ने खुद फोन लगा दिया। घंटी बजती रही, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। क्या सच में वह इतना जल रहा है? फोन नीचे रखते हुए उसने खुद से फुसफुसाकर पूछा। दुकान में सन्नाटा था। उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए अपने क्राफ्टिंग टूल्स उठाए और तांबे के तारों से छोटी कलाकृतियां बनाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने काम शुरू किया, उसकी मेज पर फूलों का एक शानदार गुलदस्ता आ गिरा। चौंक कर उसने ऊपर देखा तो सामने वैभव खड़ा था। उसकी गहरी भेदती हुई नजरें सीधे शनाया की आंखों में झांक रही थी। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? कम से कम मैसेज का जवाब तो देते। शनाया ने अपना काम एक तरफ रखा और गुलदस्ता थामते हुए हल्की शिकायत की। वैभव ने उसकी आंखों में डूबते हुए धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, इसलिए फोन नहीं उठाया। आज काम जल्दी खत्म करने के चक्कर में पूरा दिन बहुत व्यस्त रहा। पास ही रखी तांबे के तार से बनी एक नन्ही सी सजावटी मिनिएचर ट्री को उठाते हुए उसने बड़े गौर से देखा। क्या तुमने काम के लिए मदद नहीं रखी? खुद को इतना थकाओ मत शनाया, तुम्हें अपने हाथों का ख्याल रखना चाहिए। उसने वह कलाकृति नीचे रखी और शनाया का वही हाथ अपने हाथ में ले लिया जो कभी चोटिल हुआ था। हालांकि घाव भर चुका था, पर एक छोटा सा निशान अब भी बाकी था। शनाया की उस दिन की लापरवाही की एक मूक याद बन चुका था। वैभव ने अपनी उंगलियों से उस निशान को बड़े प्यार से सहलाया। उसकी आंखों में चिंता और अपराध बोध साफ झलक रहा था। उसे आज भी लगता था कि वह चोट उसकी वजह से लगी थी। फूल बहुत ताजा हैं। वैभव को बीती बातों के बोझ से निकालने के लिए शनाया ने बात बदली। क्या जगन जी ने दिल्ली के हर फूल वाले से सारे गुलाब नहीं खरीद लिए थे? उसे लगा था कि जगन के उस भव्य प्रपोजल के बाद शहर के किसी भी बुटीक में एक भी गुलाब नहीं बचा होगा। इन्हीं फूलों की वजह से मुझे देर हो गई, वैभव ने रहस्यमयी ढंग से कहा। शनाया ने अविश्वास से उसे देखा। यह मत कहना कि तुम घर जाकर बगीचे से ये फूल तोड़कर लाए हो। वैभव ने शरारत से उसकी नाक को छुआ
और फिर उसके सुर्ख होठों को हल्के से दबाते हुए बोला, तुम गलत समझ रही हो। मेरा घर तुम्हारा घर है, वह हमारा घर है। तुम्हें याद है तुमने सक्सेना जी से मुर्गियों और परिंदों की एक पूरी गाड़ी मंगवाई थी। वे हमारे बगीचे के पास वाले बाग में पल रहे हैं और अब ढेरों अंडे देने लगे हैं। माँ हमेशा कहती हैं कि घर के अंडों का कोई मुकाबला नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ अंडे और कुछ ताजा बर्ड्स साथ ले जाने के लिए दिए थे। वहीं रुककर मैंने बगीचे से ये फूल भी चुन लिए। शनाया को अचानक पुरानी बातें याद आ गईं और वह शर्मिंदा हो गई। जब उसे वैभव की असली पहचान पता चली थी और उसने उसे घर में एक तरह से कैद कर दिया था, तब गुस्से में उसने बिना सोचे समझे मुर्गियों से भरा ट्रक वहां भिजवा दिया था। माँ चाहती हैं कि तुम घर की ताजा चीजें ही खाओ। हम 3 लोग दादी को मिलाकर इतना सब नहीं खा पाएंगे, इसलिए मैं कुछ हिस्सा लक्ष्मी दीदी के यहाँ भी दे आऊंगा। वैभव हमेशा शनाया के अपनों का ख्याल रखना नहीं भूलता था। शनाया को उसका यह अंदाज बहुत पसंद था। वह उन लोगों का सम्मान करता था जो उसके लिए मायने रखते थे। जगन जी ने जैस्मीन को प्रपोज कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है। वैभव की नजरें अचानक गंभीर हो गईं। जान, क्या तुम्हें जलन हो रही है? अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें सरेआम प्रपोज कर सकता हूँ। अरे नहीं, अब तो हम पुराने शादीशुदा जोड़े जैसे हो गए हैं। शादी के कागजात तो कब के बन चुके हैं। मुझे अब किसी प्रपोजल की जरूरत नहीं है। वैभव एक पल के लिए रुका, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे भव्य शादी दूंगा, ऐसी कि हर औरत तुमसे ईर्ष्या करेगी। मुझसे तो पहले ही सब जलती हैं, शनाया ने हंसते हुए कहा। जैसे ही वे काउंटर के पास पहुंचे, वैभव ने पीछे से अपनी बाहें शनाया के गिर्द लपेट लीं। अपना सीना उसकी पीठ से सटाते हुए उसने उसके कान के पास अपनी भारी और नशीली आवाज में फुसफुसाया, जिसमें जलन साफ झलक रही थी। वो सनी वापस क्यों आया? उसने तुमसे क्या कहा? मैंने देखा था उसकी आंखों में जब वह तुम्हें देख रहा था। क्या अब भी उसमें वही पुरानी तड़प थी? वैभव की गर्म सांसें शनाया के गालों को छू रही थीं। अगर वह जरा भी पीछे झुकती तो उसके होंठ सीधे वैभव के चेहरे से जा टकराते। शनाया ने हौले से फूलों को नीचे रखा और खुद को उसकी बाहों के घेरे से छुड़ाकर सामने खड़ी हो गई। उसने वैभव की आंखों में आंखें डालकर सीधे बात शुरू की। मैंने सनी से बात की थी। वो अपनी माँ की खराब तबीयत की वजह से वापस आया है। उसने 2 दिन की छुट्टी ली थी, जिससे उसे वीकेंड मिलाकर 4 दिन का समय मिल गया। शनाया ने अपनी बात जारी रखी। चूंकि वह स्टोर के पास ही था तो वह जैस्मीन से मिलने चला आया। वह खास मेरे लिए यहाँ नहीं आया था। जैस्मीन ने खुद बताया कि सनी ने पहले फोन करके पूछा था कि क्या मैं दुकान पर हूँ। जब उसे यकीन हो गया कि मैं वहां नहीं हूँ, तभी उसने अंदर कदम रखा। वह तो बस इत्तेफाक था कि जब वह जा रहा था मैं पहुंच गई। हमारी बातचीत 5 मिनट भी नहीं चली। उसने मुस्कुराते हुए खिड़की की ओर इशारा किया। बाहर बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। तुम तो जानते ही हो कि अगर जरा भी कुछ होता तो वे तुम्हारी तरफदारी में खड़े हो जाते। शनाया ने प्यार से वैभव के गालों को थपथपाया और शरारती लहजे में कहा, वैसे वैभव, तुम हमेशा इतने जलनखोर क्यों हो जाते हो? मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि सनी मेरे लिए एक छोटे भाई जैसा है। मेरे मन में उसके लिए कभी कोई और भावना नहीं रही। वैभव ने उसका हाथ थाम लिया और उसकी हथेली पर अपना चेहरा टिकाकर उसे गहराई से देखने लगा। उसकी भारी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। मुझे इस बात से तकलीफ होती है कि तुम और सनी एक दूसरे को सालों से जानते हो। उसने तुम्हारे साथ मुझसे कहीं ज्यादा वक्त बिताया है और इस सच को कैसे झुठलाऊं कि वह तुमसे प्यार भी करता था। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते वैभव। वह मुझसे पहले मिला और हम 1 दशक से ज्यादा समय से दोस्त हैं। क्या तुम वक्त का पहिया पीछे घुमा सकते हो? अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं उसे जानती ही नहीं। मैं अपनी जिंदगी की हर घड़ी सिर्फ तुम्हारे नाम करती। जब भी वैभव के भीतर असुरक्षा और जलन जागती, वह अक्सर सनी के साथ शनाया के बीते कल का जिक्र छेड़ देता था। वैभव ने खामोशी से अपने होंठों को भींच लिया। काश वक्त पर उसका बस चलता तो वह उसे पीछे ले जाकर शनाया के साथ ही बड़ा होता। उसकी खामोश तड़प देखकर शनाया का दिल पसीज गया। उसने अपनी आवाज को और भी कोमल कर लिया। सनी अब आगे बढ़ चुका है जान। हो सकता है कि वह मुझे तुमसे पहले जानता हो और हमारी दोस्ती सालों पुरानी हो, लेकिन तुम वो हो जो मेरी पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगे। अगर हम 80 साल तक जीते हैं तो हमारे पास कई दशक होंगे साथ बिताने के लिए। क्या यह सनी के साथ बिताए वक्त से कहीं ज्यादा नहीं है? वैभव ने धीरे से कहा, हम 100 साल तक जिएंगे। फिर उसने बच्चों जैसी मासूमियत से शिकायत की, तुम उसका नाम कितनी सहजता से लेती हो। शनाया हंस पड़ी। ठीक है बाबा, अब से मैं उसका नाम नहीं लूंगी। मेरे लिए वह अब सिर्फ मिस्टर लखानी है। अब अपनी यह जलन छोड़ो भी, बस कोशिश करना कि तुम मुझसे दोबारा न मिलो। वादा रहा। वैसे भी वह दिल्ली में रहता ही कहाँ है? वैभव ने जिद की, मुझे जान कहो, हमेशा मुझे इसी नाम से पुकारा करो। वैभव को इस पल का मजा आ रहा था। शनाया उसे अक्सर वैभव या मिस्टर राणा कहकर ही बुलाती थी। वह ऐसे प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल तभी करती थी जब वैभव बहुत ज्यादा नाराज या उदास होता था। ठीक है जान, तुम तो बिल्कुल बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हो, उसने उसे चिढ़ाया। वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मुंह से यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है? हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम लेने की ज्यादा आदत है। शनाया ने प्यार से उसे अपनी ओर खींचा और उसके चेहरे पर एक छोटा सा किस अंकित किया। फिर बिल्ली की तरफ फुसफुसाते हुए कहा, जान। एक बिजली सी वैभव के पूरे शरीर में दौड़ गई। यह एहसास वाकई बहुत खास था। उसके चेहरे की तनी हुई मांसपेशियां ढीली पड़ गईं और उसने सुकून की एक लंबी सांस ली। आखिरकार जलन की आग शांत हो चुकी थी।
वैभव ने अपनी बात को विराम देते हुए कहा, हमें लक्ष्मी दीदी के यहाँ ये ताज़ा चिकन और सामान भी पहुंचाना है, तो हमें अभी निकलना चाहिए। अगर उन्होंने और देर की तो मुमकिन था कि दीदी सो जाए। वे किसी भी हाल में लक्ष्मी को परेशान नहीं करना चाहते थे, खासकर तब जब वह दिन भर की थकान के बाद आराम कर रही हों। शनाया ने फुर्ती से दुकान का शटर गिराया और ताला जड़ दिया। वह वैभव की आलीशान कार में जाकर बैठ गई, जबकि बॉडीगार्ड्स उसकी गाड़ी लेकर पीछे पीछे चल दिए। रास्ते में खामोशी को तोड़ते हुए शनाया ने पूछा, वैभव, उस चिड़ियाघर वाले किडनैपिंग केस का क्या हुआ? क्या वाकई मृणाल परिवार का इसमें कोई हाथ नहीं था? वैभव कुछ पल के लिए शांत रहा, जैसे शब्दों को तौल रहा हो। फिर बोला, अभी तक बस इतना ही साफ हो पाया है कि मिस्टर मृणाल व्यक्तिगत रूप से इसमें शामिल नहीं थे। अगर वे नहीं थे तो क्या इसका मतलब यह है कि यह सब शीतल मृणाल की करतूत थी? शनाया ने गौर किया कि वैभव ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा था। जगन अभी भी तहकीकात कर रहा है। फिलहाल कुछ भी पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन हम शीतल मृणाल की हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुए हैं। शुरू में वैभव को लगा था कि निशाना वो खुद है, पर जांच आगे बढ़ी तो उसे एहसास हुआ कि मास्टरमाइंड का असली निशाना वह नहीं बल्कि शनाया थी। चूंकि शीतल मृणाल और उनकी बेटी शनाया से पुरानी खुन्नस रखती थी, इसलिए शक की सुई स्वाभाविक रूप से उन्हीं की तरफ मुड़ गई थी। वैभव ने आगे बताया, मिस्टर और मिसेस मृणाल के दामन में कई गहरे राज छिपे हैं, पर वे शातिर हैं, पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि अब शिव की दिलचस्पी भी इस केस में जाग गई है। शिव को हमेशा से ही पेचीदा चुनौतियां पसंद थीं। अब जब वह इस केस से जुड़ गया था तो यह तय था कि वह खुद ही गहराई तक जाएगा। शनाया ने थोड़ा संशय जताते हुए कहा, शायद हमें रिया की मदद से इस जोड़ी के बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन फिर उसे रिया की लाचारी का ख्याल आया, पर वह क्या मदद कर पाएगी? वह देख नहीं सकती। और जो भी हो, शीतल मृणाल आखिर उसकी माँ ही तो है। भले ही रिया और शीतल मृणाल के रिश्ते कड़वाहट से भरे थे, पर खून का रिश्ता झुठलाया नहीं जा सकता था। वैभव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, देखते हैं कबीर और रिया के बीच आगे क्या होता है। कबीर ने एक चमत्कारी डॉक्टर की शिष्या से रिया की आंखों के इलाज के लिए बात की है। चमत्कारी डॉक्टर? शनाया को यह शब्द थोड़ा अजीब और गैर वैज्ञानिक लगा। जब से वह वैभव की रईस और रहस्यमयी दुनिया में आई थी, उसने ऐसी कई चीजों और लोगों के बारे में सुना था जिनका उसे पहले अंदाजा भी नहीं था। उसकी पुरानी सादगी भरी जिंदगी के मुकाबले यहाँ हर मोड़ पर एक नई पहेली थी। वैभव ने विस्तार से समझाया, वे डॉक्टर साहब एक बेहद कुशल डॉक्टर हैं जिनका असली नाम कोई नहीं जानता। लोग बस इतना जानते हैं कि वे मेडिकल के फील्ड में एक जीनियस हैं। वे किसी अस्पताल या क्लिनिक में नहीं बैठते, वे सिर्फ उन्हीं मरीजों का इलाज करते हैं जिन्हें वे खुद चुनते हैं। अगर कोई उनकी पसंद का न हो तो वे उसे देखना तक गवारा नहीं करते, लेकिन जिन्हें वे देख लेते हैं उन्हें मौत के मुंह से खींच लाते हैं। शायद इसीलिए लोग उन्हें चमत्कारी डॉक्टर कहते हैं। मेरा अंदाजा है कि उनकी उम्र हमारी दादी के आसपास होगी। अब उम्र के इस पड़ाव पर उनका इधर उधर जाना मुश्किल है, पर उनकी एक काबिल शिष्या है। उनकी शिष्या डॉक्टर खुद भी बहुत मशहूर हैं। बाद में सुना कि उस डॉक्टर का जिंदल परिवार के सदस्यों से काफी करीबी रिश्ता बन गया था, पर उसके बाद उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। शनाया बड़े ध्यान से वैभव की बातें सुन रही थी। उसने उत्सुकता से पूछा, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे मुंबई की सैर पर ले जाओगे, वह कब होगा? मैं मिसेस जिंदल से मिलना चाहती हूँ। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। वे तो किसी नॉवल की नायिका जैसी लगती है। उनकी कहानी तो बिल्कुल किसी फिल्म जैसी है। हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है। शनाया ने वैभव और अनिका से उनके बारे में जो भी सुना था, उससे उसे यही लगा कि मिसेस जिंदल की किस्मत बहुत बुलंद है। उन्हें अपने ससुराल और मायके दोनों तरफ से बेशुमार प्यार और सम्मान मिला है। क्या सच में सोनू के किडनैपिंग के पीछे शीतल मृणाल का हाथ है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शनाया को अपनी बाहों में भरते हुए वैभव ने बड़े लाड़ से कहा, बस एक बार ये जरूरी काम निपटा लूं, फिर मैं समय निकालूंगा। मैं तुम्हें भुवन और उसकी पत्नी से मिलवाने जरूर ले जाऊंगा। वैभव थोड़ा और झुका और शनाया के कान में फुसफुसाया, तुम भी तो किसी कहानी की नायिका जैसी ही हो जान। हर कोई तुम्हारी जैसी किस्मत पाने की दुआ करता है। शनाया ने उसे हल्के से धकेला। वह हमेशा उसके कान के पास ऐसी मीठी बातें करता था कि उसकी गर्म सांसें शनाया के तन बदन में एक सिहरन पैदा कर देती थी। वैभव का यह अंदाज उसे अक्सर बहका देता था। लक्ष्मी दीदी को अंडे और ताजा मुर्गियां पहुंचाने के बाद यह जोड़ा वापस अपने स्प्रिंगफील्ड वाले घर लौटा। वहां गायत्री शर्मा पहले से ही मौजूद थी। जब वे बाहर गए हुए थे तब गायत्री ही उनके पालतू जानवरों का ख्याल रख रही थी, और अब वे उन्हें वापस ले आई थी। जैसे ही दरवाजा खुला, स्नोबॉल उत्साह से दुम हिलाता हुआ दौड़कर अंदर आया। शनाया तो उसे देखकर दंग रह गई। उसने झुककर स्नोबॉल के सिर पर हाथ फेरा और हैरानी से वैभव की ओर देखा। यह स्नोबॉल इतना बड़ा कैसे हो गया? वैभव को छोटे जानवरों से कोई खास लगाव नहीं था। उसने तो सिर्फ शनाया की खुशी के लिए स्नोबॉल और 2 बिल्लियों को घर में रखने की इजाजत दी थी। स्नोबॉल बड़े मजे से शनाया से लाड़ करवा रहा था, जबकि वैभव कुछ दूरी पर खड़ा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं उसके महंगे कपड़ों पर बाल न लग जाएं। गायत्री जी ने इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। स्नोबॉल तो दिन बाद दिन और भी खुल मटोल होता जा रहा है। वैभव ने टिप्पणी की, बिल्लियां भी काफी चबी हो गई हैं। ये तीनों तो अब छोटे सुअर के बच्चों जैसे दिखने लगे हैं। शनाया झट से खड़ी हुई और चिढ़ते हुए बोली, स्नोबॉल का अपना एक नाम है, वो कोई चीज नहीं है। तुम उसके साथ जरा भी दयालु नहीं हो रहे।
वैभव ने हार मानते हुए अपने होंठ खींच लिए। ठीक है, ये स्नोबॉल है, महज कोई चीज नहीं। गायत्री शर्मा ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उन दोनों का स्वागत किया। वैभव ने अपनी माँ के भेजे हुए ताजा चिकन के थैले उन्हें थमाते हुए कहा, इन्हें फ्रीजर में रख दीजिए गायत्री जी। थैला हाथ में लेते ही गायत्री जी की आंखें फैल गईं। साहब, आपने तो बहुत सारी मुर्गियां खरीद ली। मैंने नहीं खरीदी, मालकिन ने खरीदी थी और उन्हें बाग में खुला छोड़ दिया था। वैभव ने शनाया की तरफ इशारा किया। गायत्री जी तुरंत समझ गईं कि यह वही मुर्गियां हैं जिनका आतंक कुछ समय पहले चर्चा में था। शनाया स्नोबॉल को लेकर वैभव के पास सोफे पर बैठ गई। वैभव ने कुत्ते को एक तिरछी नजर से देखा। स्नोबॉल तो इशारे नहीं समझता था, पर शनाया समझती थी। वह जानती थी कि वैभव को रोईंदार जानवरों से थोड़ी दूरी पसंद है। उसने प्यार से स्नोबॉल को थपथपाया और उसे जाकर आराम करने का इशारा किया। समझदार स्नोबॉल तुरंत मुड़ा और चला गया। क्या माया दादी घर आ गई हैं? शनाया ने पूछा। बड़ी मालकिन तो करण के साथ उसके बिजनेस ट्रिप पर मुंबई चली गई हैं, गायत्री जी ने जानकारी दी। शनाया की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। इस उम्र में दादी करण के साथ बिजनेस ट्रिप पर क्यों गई? मुंबई? उसे अचानक याद आया, दादी ने करण के लिए जिस लड़की को चुना था वह मुंबई की बंसल एंटरप्राइज की बड़ी वारिस थी। अब उसे सब समझ आ गया कि माया दादी क्यों मुंबई गई हैं। करण की तरफ से कोई हलचल न होते देख शायद दादी ने खुद मैदान में उतरकर उसे करिश्मा से मिलवाने का मौका बनाने का फैसला किया था। मुंबई में राणा कॉर्पोरेशन के 2 आलीशान होटल और एक मॉल थे। करण परिवार के खाने पीने और होटल के काम संभालता था। होटल और मॉल पास होने के कारण वही वहां की देखरेख भी कर रहा था। दादी ने हमें बताया क्यों नहीं कि वह करण के साथ जा रही हैं। शनाया ने थोड़ी शिकायत भरे लहजे में कहा, मैं भी उनके साथ जाकर इस तमाशे का मजा लेना चाहती थी। वह माया दादी के साथ रहकर हर चटपटी खबर पर अपनी नजर रखना चाहती थी। वैभव ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के माथे पर एक हल्की चपत लगाई। दादी का साथ तुम पर बुरा असर डाल रहा है, उसने मजाक में कहा। नोप, दादी बिल्कुल भी बुरी नहीं है। शनाया ने तुरंत विरोध किया। वे दुनिया की सबसे अच्छी दादी हैं। गलत, वो बस पोतों को परेशान करने वाली दादी। शनाया ने तुरंत माया दादी का बचाव किया। दादी ने तुम्हें कब परेशान किया वैभव? वे जो कुछ भी करती हैं तुम्हारी भलाई के लिए ही करती हैं। चलो बताओ, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें परेशान करने लग रहा है? उसने मजाक में वैभव को कोहनी मारी, पर वैभव ने फुर्ती से उसकी कलाई थाम ली। शनाया, तुमने कुत्ते को सहलाने के बाद हाथ नहीं धोए हैं। जाओ पहले हाथ धोकर आओ। इन गंदे और बालों से भरे हाथों से मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें पता है ना मुझे इन जानवरों के बालों से कितनी चिढ़ है। शनाया कुछ पल के लिए अवाक रह गई। वैभव की सनक कभी कभी उसे निरुत्तर कर देती थी। पास खड़ी गायत्री शर्मा मुस्कुराई और बोली, जाओ बेटा पहले हाथ धो लो। मैंने तुम्हारे लिए रात का खाना तैयार किया है। हाथ साफ होने के बाद ही तुम अपनी पसंद का खाना खा पाओगी। खाने का नाम सुनते ही शनाया का गुस्सा जैसे तुरंत भाग गया। उसने अपना हाथ वैभव की पकड़ से छुड़ाया और हाथ धोने चल दी। जाते जाते उसने उत्साह से पूछा, गायत्री आंटी, आज खाने में क्या खास बनाया है? वही जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। गायत्री जी ने स्नोबॉल को उसके बिस्तर में जाने का इशारा किया। स्नोबॉल एक समझदार कुत्ता था। वह जानता था कि उसकी मासूमियत उसके मालिक पर कोई असर नहीं डालने वाली। इसलिए उसने पूरे घर में घूमने के बजाय चुपचाप अपने ठिकाने पर जाकर दुबक जाने में ही भलाई समझी। वैभव आमतौर पर रात का खाना नहीं खाता था। उसने बोरियत मिटाने के लिए टीवी चालू किया, पर कोई भी शो उसे अपनी ओर खींच नहीं पाया। आखिरकार वह अपने कमरे में चला गया, शॉवर लिया और बिस्तर पर अपनी प्यारी पत्नी का इंतजार करने लगा। यही इस जोड़े की रोजमर्रा की जिंदगी थी। रात बीत गई और एक नई सुबह का आगाज हुआ। शनाया और लक्ष्मी को आज अपने पुश्तैनी गांव वापस जाना था ताकि शाह परिवार के साथ जमीन के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर सकें। इसी वजह से लक्ष्मी का ढाबा आज बंद रखा गया था। उधर शिवानी रावत की लाख मिन्नतों के बावजूद दिग्विजय ने घर आने से मना कर दिया था। उसने सोचा था कि वह लक्ष्मी के ढाबे पर नाश्ता करेगा, पर आंख देर से खुली। वह हड़बड़ाहट में तैयार होकर बाहर निकला। जब वह ढाबे पर पहुंचा तो देखा कि वहां ताला लटका हुआ है, लेकिन कोई और भी था जो दरवाजे के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। दिग्विजय को वह चेहरा कुछ पहचाना लगा। वह जानवी थी। जानवी यहाँ उस रहस्यमयी औरत के दिए हुए नए काम को पूरा करने आई थी। वह औरत चाहती थी कि जानवी उसे वैभव और करणवीर की जांच पड़ताल की ताजा खबर दे। पिछले 2 दिनों से जानवी एक आंतरिक युद्ध लड़ रही थी। पहली बार किसी अपराध में शामिल होने का बोझ उसके जमीर पर भारी पड़ रहा था। ऊपर से मुसीबत यह थी कि उसकी ननद अभी भी शहर में ही थी और वापस जाने का नाम नहीं ले रही थी। चांदनी हर छोटी बात पर जानवी की नुक्ताचीनी करती थी। घर का तनाव और लक्की की शरारतों ने जानवी को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। गुस्से में वह कभी कभी सोचती कि काश चांदनी का पूरा परिवार ही किसी हादसे का शिकार हो जाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिग्विजय ने जानवी के पास जाकर बड़े रूखे स्वर में पूछा। दिग्विजय के अचानक सवाल ने जानवी को बुरी तरह चौंका दिया। उसने पलट कर देखा तो दिग्विजय की गहरी सर्द निगाहें उसे घूर रही थीं। उसके चेहरे का वह खौफनाक निशान और भावशून्य अभिव्यक्ति जानवी की रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर गई। वह डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। मैं यहाँ नाश्ता करने आई थी, वह लड़खड़ाती आवाज में झूठ करने की कोशिश करने लगी। दिग्विजय ने बंद दरवाजे की तरफ देखा और सख्ती से पूछा, लक्ष्मी कहाँ है? मुझे नहीं पता। जब मैं आई तो दरवाजा बंद था। मैंने लक्ष्मी या सोनू को नहीं देखा। यहाँ तक कि उनके कर्मचारी भी नहीं आए हैं।
उसने जवाब दिया, जब दुकान बंद है तो तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जानवी ने तुरंत अपना बैग संभाला और सहमी हुई आवाज में बोली, मैं अभी जा रही हूँ। वह तेज कदमों से दिग्विजय के पास से गुजर गई। वह आदमी किसी डरावने साए जैसा लग रहा था। जानवी को लगा कि अगर उसने एक पल और उसे देखा तो उसे रात भर डरावने सपने आएंगे। दिग्विजय ने जब जानवी को डराकर भगा दिया तो उसने बंद दरवाजे पर एक आखिरी मायूस नजर डाली और लक्ष्मी को फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकाला। लक्ष्मी ने ज्यादा इंतजार नहीं कराया और तुरंत कॉल उठा लिया। लक्ष्मी, आज तुम्हारा ढाबा बंद क्यों है? दिग्विजय का लहजा थोड़ा सख्त और अधिकारपूर्ण था, जैसे उसे ढाबा बंद होने से व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। शनाया और मैं आज अपने पुश्तैनी गांव आए हैं। माता पिता के घर के मालिकाना हक का मसला सुलझाना था, इसलिए आज दुकान बंद रखनी पड़ी। खैर, क्या बात है? लक्ष्मी ने सहजता से जवाब दिया। दिग्विजय ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, तो क्या आज सब सुलझ जाएगा? क्या तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे? उसने मन ही मन ठान लिया था कि अगर शाह परिवार लक्ष्मी को परेशान करेगा तो वह कानूनी लड़ाई में उसकी पूरी मदद करेगा। नहीं, हम आपसी बातचीत से इसे सुलझा रहे हैं। अच्छा रावत जी, अब मुझे जाना होगा, बाद में बात करते हैं। ठीक है। दिग्विजय ने फोन काट दिया। उसे इस बात की थोड़ी चुभन हुई कि लक्ष्मी के घर के इतने बड़े मसले की उसे भनक तक नहीं थी। उसने दिग्विजय से इस बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। फिर उसने खुद को समझाया, आखिर वह उसे क्यों बताती? वह उसके लिए कोई इतना खास तो था नहीं कि वह अपनी निजी जिंदगी की हर बात उससे साझा करती। इस ख्याल के आते ही दिग्विजय का मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन पेट में मरोड़ उठ रही थी। ढाबा बंद होने की वजह से उसे खाली पेट ही एक जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस की ओर भागना पड़ा। उसके जाने के कुछ ही देर बाद इशिका वहां पहुंची। ढाबा बंद देखकर वह हैरान रह गई। उसे अभी तक यह अंदाजा नहीं था कि इस ढाबे की मालकिन लक्ष्मी ही है। वह तो बस दिग्विजय के लिए घर का बना नाश्ता देने आई थी। दूर से ही दिग्विजय की गाड़ी ढाबे के सामने खड़ी देख इशिका ने अपनी कार रोकी और छिपकर नजारा देखने लगी। उसने अपनी आंखों से दिग्विजय को जानवी को वहां से भगाते हुए देखा। उसने तुरंत उन दोनों की एक फोटो खींच ली ताकि वह शिवानी रावत को दिखा सके कि दिग्विजय किससे बात कर रहा था। जानवी को गुस्से में जाते देख इशिका ने अंदाजा लगाया कि वे एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हालांकि शिवानी रावत ने उसे दिग्विजय के आसपास रहने वाली औरतों से सावधान रहने को कहा था, फिर भी इशिका को अपनी जीत का पूरा भरोसा था। वह हर उस औरत का विश्लेषण करती और उसे रास्ते से हटा देती जो दिग्विजय के करीब आने की कोशिश करती। जब दिग्विजय ऑफिस के लिए निकला तो इशिका ने अपनी कार स्टार्ट की और उसका पीछा करने लगी। जैसे ही दिग्विजय अपने केबिन में दाखिल हुआ, उसके सेक्रेटरी ने दरवाजा खटखटाया। सर, मिस इशिका आपसे मिलने आई हैं, उसने ऐलान किया। दिग्विजय अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, उनसे कह दो कि आज मेरे पास वक्त नहीं है, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूं। अगर उन्हें कुछ कहना है तो मेरी मां से बात कर लें। सेक्रेटरी खामोश खड़ा रहा। अब बहुत देर हो चुकी थी। इशिका पहले ही केबिन के अंदर दाखिल हो चुकी थी और ठीक उसके पीछे खड़ी थी। मैं आपसे एक बिजनेस पार्टनरशिप के सिलसिले में बात करने आई हूँ। मुझे नहीं लगता कि अपनी माँ मैडम रावत इस मामले में मेरी कोई मदद कर पाएंगी। इशिका ने हाथ में 2 टिफिन बॉक्स थामे हुए बड़े आत्मविश्वास से कहा। सेक्रेटरी चुपचाप कमरे से बाहर खिसक गया। इशिका को अंदर देख दिग्विजय ने मन ही मन अपने सेक्रेटरी को उसकी सुस्ती के लिए कोसा। उसे अपनी मां पर भी गुस्सा आ रहा था। उन्होंने ही इशिका को पूरे ऑफिस में घुमाया था और सबको मिलवाया था, जिससे अब इशिका को यहाँ अपनी मर्जी से आने जाने का खुला लाइसेंस मिल गया था। बदकिस्मती से इशिका की माँ उसकी माँ की दशकों पुरानी दोस्त थी, इसलिए वह उसे सीधे तौर पर बाहर का रास्ता भी नहीं दिखा सकता था। और वैसे भी उसने अभी तक अपनी हदें पार नहीं की थी। वह तो बस एक बिजनेस डील का प्रस्ताव लेकर आई थी। पर्सनल और बिजनेस दोनों ही मजबूरियों के चलते दिग्विजय इशिका को सीधे तौर पर बाहर जाने के लिए नहीं कह सका। इशिका ने उसकी खामोशी को अपनी जीत समझा। वह मुस्कुराते हुए उसके और करीब आई और टिफिन बॉक्स दिग्विजय की मेज पर सजाते हुए बोली, दिग्विजय, मुझे लगता है कि तुमने अब तक नाश्ता नहीं किया है। उसकी आवाज में एक बनावटी मिठास थी। श्रीमती रावत ने खास तौर पर यह तुम्हारे लिए भिजवाया है। उन्होंने बताया कि तुम अक्सर देर तक सोते हो और सुबह हड़बड़ाहट में नाश्ता करना भूल जाते हो। जब उन्हें पता चला कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ तो उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता साथ लेती हूँ। इशिका ने अपनी पलकें झपकाते हुए बड़े भोलेपन से पूछा, अभी आते वक्त मैंने तुम्हें ऑल यू कैन ईट की तरफ जाते देखा था। क्या तुम आमतौर पर वही नाश्ता करते हो? इशिका के मन में एक सवाल कौंधा, क्या उस साधारण से दिखने वाले ढाबे का खाना वाकई इतना लाजवाब है, या फिर दिग्विजय खाने के बहाने उस ढाबे की मालकिन से मिलने जाता है? उसने फैसला किया कि वह भी एक बार वहां का स्वाद जरूर चखेगी। दिग्विजय ने अपनी घड़ी की ओर देखा और औपचारिक स्वर में कहा, मिस इशिका, आज मेरा शेड्यूल बहुत व्यस्त है, हम अभी पार्टनरशिप के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। मेरी एक मीटिंग बस शुरू ही होने वाली है। कोई बात नहीं, मैं सेक्रेटरी से समय लेकर 2 बार आ जाऊंगी। जब तुम फ्री होगे तब हम बिजनेस पर चर्चा करेंगे। वैसे तुम्हारी मीटिंग कितने बजे है? 9 बजे। इशिका ने दीवार घड़ी पर नजर डाली। अभी 10 मिनट बाकी थे। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ टिफिन के ढक्कन खोले और एक एक करके डिशेस दिग्विजय के सामने सजा दिए। 10 मिनट खाना खाने के लिए काफी है। तुम्हें यह जरूर खाना चाहिए दिग्विजय। यह तुम्हारी माँ का तुम्हारे प्रति प्यार है, उनकी ममता का अपमान मत करो। सच तो यह था
कि वह नाश्ता इशिका ने खुद अपने हाथों से तैयार किया था, लेकिन उसने बड़ी चतुराई से इस बात को छिपा लिया और सारा श्रेय शिवानी रावत को दे दिया ताकि दिग्विजय उसे मना न कर सके। माँ की ममता की दुहाई और पेट की भूख, दिग्विजय के पास हार मानने के अलावा कोई चारा न था। पर जैसे ही उसने पहला खोल लिया, उसे अजीब सा एहसास होने लगा। क्या इशिका सच में दिग्विजय का दिल जीत पाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। आगे क्या होगा ये जानने के लिए कल भी कहानी जंक्शन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।